नहीं, वो उधर कंटिन्यू क्लास भी कहाँ हुआ था उतना। अमित जी क्लास नहीं करते हैं क्या? ये अमित जी हमको आज फोन किए थे, आज की कॉल, हम ट्रेन में थे तो फोन आया था उनका कि आप लोग क्लास कर रहे हैं। हम बोले नहीं, मेरा तो नहीं हो रहा है। तो सर लिंक नहीं भेजते हैं। हम बोले आजकल टीचमेंट पे क्लास चल रही है ना। हम बोले थे कि आप जो है टीचमेंट को ये कर लीजिए। बात है कि मोबाइल में स्टोरेज का प्रॉब्लम है। हम कहे कि उसमें क्या है कि मतलब बोर्ड पर पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और अब जो है जरूरी है बोर्ड पर ये करना, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, तो इसलिए हम बोले कि थोड़ा आप ये कीजिए, कोशिश कीजिए। इसके मोबाइल में सर स्टोरेज कम है, अमित जी का। हाँ हाँ, वही प्रॉब्लम यही था कि मतलब बोलने का भी स्टोरेज कम है, मोबाइल में भी स्टोरेज कम। देखो आज हम लोग जो है कल तक हम लोगों ने देखा था कि जो भी जो जीव जंतु हैं उनका जो वर्गीकरण किया हुआ था, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और जो R.H. हिटेकर के द्वारा जो है 5 किंगडम में बांटा गया था तमाम जीव जंतुओं को, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो है 9 फाइलम में जो जीव जंतुओं को जो बांटा गया था उसको भी हम लोगों ने देखा। और उसमें हमने देखा कि जो संघ मतलब फाइलम जो ऑर्थोपोडा है वो सबसे बड़ा है, और उसमें भी संघ ऑर्थोपोडा में भी जो सबसे बड़ा जो वर्ग है वो है कीट वर्ग। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फाइलम हम लोगों ने देखा था वो था संघ कार्डेटा। संघ कार्डेटा के अंतर्गत ही जो है आपको 5 वर्गीकरण किया हुआ है, जैसे कि एक स्तनधारी वर्ग हो गया, पक्षी वर्ग हो गया, मत्स्य वर्ग हो गया, उभयचर वर्ग हो गया, सरीसृप वर्ग हो गया, ठीक है ना। अगर उसको इंग्लिश में देखा जाए तो मैमेलिया, रेप्टिलिया, उसके बाद जो है आपको आता है एबस, उसके बाद जो है फिशेज, और सबसे लास्ट में एम्फीबियंस। तो वो संघ फाइलम का डेटा जो उसको 5 हिस्सों में बांटा जाता है। हम सभी जानते हैं कि मैमेलिया के अंतर्गत ही जो है मानव आता है। अच्छा, उसमें जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस आपको उदाहरण के तौर पर पूछा जाता है कि किस वर्ग में जो है मतलब कौन होगा। जैसे केचुआ हो गया, चाहे आपको जोंक हो गया, और किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो जैसे एनलिडा के अंतर्गत आता है। तो इन्हीं सब चीजों को जो है हम लोगों को ध्यान में रखना है बस। दूसरा जो टॉपिक जो बायोलॉजी का हम लोग शुरू किए हैं वो है आपको पोषण, यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अच्छा, हम सभी जानते हैं कि जो पोषण है, पोषण का आवश्यकता क्यों होती है हम लोगों को। हम लोगों का शरीर जो है ऊर्जावान रहे, हम लोगों के शरीर में जो कोशिकाएं टूटती हैं उनका प्रॉपर मरम्मत हो सके, हमारे शरीर का वृद्धि हो सके। उसके बाद हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो प्रॉपर वे में काम कर सके। और इस तरीके से कुछ और दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो आनुवांशिक गुण है, ठीक है, आनुवांशिक गुण जो है वह एक मतलब पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांसफर होता रहे। तो इन्हीं सब चीजों के लिए जो है हम लोगों को पोषण की जरूरत पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि पोषण भी जो है 2 तरह का होता है। एक संतुलित पोषण होता है, यानी जिसको हम लोग बैलेंस न्यूट्रिशन कहते हैं, और एक होता है कुपोषण जिसको हम लोग माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, भारत जैसे जो विकासशील देश है यहाँ पर माल न्यूट्रिशन की समस्या है। अब जहां जिस देश में माल न्यूट्रिशन की समस्या हो वहां पर बैलेंस डाइट कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसको समझा जा सकता है। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? यस सर, थोड़ा थोड़ा मात्रा में सब कुछ खाना है। हाँ, यानी हमारे शरीर के लिए जो भी पोषक पदार्थ आवश्यक हैं उन सब का जो है
संतुलित मात्रा में उपलब्ध होना। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर के लिए कितना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, कितना प्रोटीन की जरूरत है, कितना आपको जो है विटामिन की जरूरत है, कितना जो है मिनरल्स की जरूरत है, ठीक है ना, कितना जो है न्यूक्लिक एसिड की जरूरत है, और इन तमाम जो पदार्थ हैं, ठीक है ना, इनको जो है हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी विभाजित करते हैं। तो इन सब का जो है हमारे शरीर में कितनी आवश्यकता है, तो आवश्यकता के अनुरूप उपलब्धता जो है वह संतुलित पोषण है। अब जितनी आवश्यकता है और हम उतनी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, तो उसी को जो है कुपोषण कहा जाता है, यानी माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन जो है हमारे देश में एक समस्या है। अच्छा, इसके पीछे रीजन दो हो सकती हैं, एक अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी, और दूसरी बात कि इन जो पोषक पदार्थ हैं उन तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाना। अच्छा, तो हम लोगों को जो है जागरूकता के स्तर पर प्रयास करना चाहिए कि सभी लोगों को यह पता हो कि पोषण क्या है, और संतुलित पोषण के अंतर्गत जो है किन किन पदार्थों की उपलब्धता हमारे शरीर में अनिवार्य है, आवश्यक है। और फिर जो व्यक्ति होंगे वह सभी पदार्थ को जो है अपने भोजन में शामिल करने का प्रयास करेंगे, और उनको यह भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा पोषक पदार्थ किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। अगर ये उनको पता हो तो वो जो है इस बात का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो चीजें उनके भोजन में शामिल हो पाए, ताकि उनको बैलेंस डाइट मिल सके और उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो। अब बात बीमारी की आई है, तो आप लोगों को पता है कि बीमारी के 3 कारण होते हैं। बता सकते हैं आप लोग कौन कौन सा? बीमारी के 3 कारण कौन कौन से होते हैं पता है? देखिए, एक होता है पोषण, यानी अगर किसी व्यक्ति को उसके शरीर में जो है पोषक पदार्थों में अगर असंतुलन उत्पन्न होगा, तो उससे जो है उनके शरीर का जो पार्ट है, जो अंग है, वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो है शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा है संक्रमण, और तीसरा है आपको आनुवांशिक बीमारी, ठीक है, आनुवांशिक। तो 3 प्रकार से कोई भी मनुष्य बीमार पड़ सकता है। पहला, अगर उसने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया है तो उसको कुपोषण के कारण, तमाम पदार्थों के डिफिशियंसी के कारण उसके शरीर का जो अंग है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा, और फिर उसको जो है बीमारी हो सकती है। दूसरी बात, संक्रमण। संक्रमण में हम लोग सभी जानते हैं कि एक होता है विषाणु, दूसरा होता है जीवाणु, तीसरा होता है कवक, चौथा होता है प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो इन सब के कारण जो है वो संक्रमण फैलता है, और संक्रमण फैल करके जो है हम लोगों को बीमारियां होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि अभी हाल ही में जो कोरोना था, तो कोरोना जो है वो किस श्रेणी में आएगा? विषाणु की विषाणु से। श्रेणी में आएगा, बिल्कुल। तो यह विषाणु की श्रेणी में आएगा, और विषाणु के बारे में कहा जाता है कि वह दिन दूना रात चौगुना प्रगति करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वैसे तो वो जो है मृत अवस्था में रहेंगे, लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं वैसे ही एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होकर के जबरदस्त मतलब अपना ग्रोथ करते हैं, और इतना ज्यादा ग्रोथ करते हैं, इतना जल्दी ग्रोथ करते हैं कि इनका संक्रमण जो है बहुत तेजी से फैलने लगता है, और मनुष्य जो है वो जल्द से जल्द जो है वो बीमार होने लगता है, जल्द से जल्द उनका जो बॉडी ऑर्गन्स है वो जो है डैमेज होने लगता है। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बीमारी के 3 कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है कुपोषण। तो इसीलिए यदि हमको भारत को स्वस्थ रखना है, भारत को बीमारी से बचाना है, तो हम लोगों को पोषण के बारे में न केवल जागरूकता पर ये करना होगा, बल्कि लोगों तक जो है तो संतुलित पोषण जो है पहुंचाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पोषण मिलता कैसे है शरीर को, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग आगे यानी जो बायोलॉजी के अंतर्गत जो है
8 सिस्टम पढ़ने वाले हैं। यानी हमारी जो शरीर है, उस शरीर में जो है 8 तरह के तंत्र काम करते हैं, सिस्टम काम करते हैं, जिनमें से एक सिस्टम है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब प्रश्न उठता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसी से हमको शरीर में पोषण की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया क्या है? पहला कि अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब हुआ कि जब हम भोजन को जो है मुख में यानी बकल कैविटी के थ्रू जो है ग्रहण करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंजेशन या फिर अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को हम अपने मुख के द्वारा जो है वो शरीर में प्रवेश कराते हैं। दूसरा होता है पाचन। तो पाचन की जो प्रक्रिया है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, वो बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा से लेकर के आपको स्टमक से लेकर के आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां तक होती है। और अंतिम रूप से जो पाचन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और फिर वहीं पर इनका अवशोषण भी होता है यानी एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। ओके, अब जो है एब्जॉर्प्शन जब हो जाएगा तो फिर टूटेगा तमाम जो सॉन्ग। पदार्थ हैं, हाँ, एब्जॉर्प्शन जब हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि इन तमाम जो पदार्थ हैं इनको जो है रेक्टम में भेजा जाएगा, सॉरी कोलोन में भेजा जाएगा। और कोलोन में क्या होगा कि जो भी भोज्य पदार्थ जो था, वैसे हम लोगों ने भोज्य पदार्थ जो लिया था वो तो सॉलिड फॉर्म में लिया था, ठीक है ना, लेकिन इतना ज्यादा एंजाइम्स और इतना ज्यादा उस पर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस सब का जो है ये होता है, अभिक्रिया होती है कि भोजन जो है एकदम आपको कहें कि इमल्सिफाइड हो जाता है, ठीक है ना, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है विलाई, आप लोग सुने होइएगा विलाई करके होता है, ठीक है, तो इसको आंत्र रसांकुर भी बोलते हैं। अच्छा, इसी के द्वारा जो है एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन जब होगा उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ जो बचेगा वो जो है लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो इसको जो है कोलोन में जा करके उसमें से जो द्रव पदार्थ है उसको अवशोषित कर लिया जाए और फिर जो सॉलिड पदार्थ होगा वो आपको इंजेक्शन के थ्रू जो है यानी बहिष्करण के थ्रू जो है शरीर से बाहर हो जाएगा। ओके, तो यही पूरा का पूरा जो है पाचन की प्रक्रिया है। अब क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो भी आप भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, उसके बाद जो है खनिज लवण लेते हैं, ठीक है ना, तो ये सब किन रूपों में अंतिम रूप से अवशोषित होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट अगर हमने लिया तो ये अंतिम रूप से किस रूप में अवशोषित होते हैं? तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट आप देख रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो अंतिम रूप से सबसे सरल फॉर्म जो इसका होता है ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के रूप में अवशोषण होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्लूकॉन डी है वह तुरंत शक्ति देता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है वह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल पार्ट है, यानी समझिए कि मोनोसैकेराइड है, तो उसको टूटने में समय नहीं लगता है, वह तुरंत, जैसे हम अगर उसको ग्रहण करते हैं तो उसको ज्यादा पाचन करने की जरूरत नहीं है और वो पहुंच जाता है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में और ग्लूकोज के रूप में उसका अवशोषण हो जाता है और फिर हमको शक्ति तुरंत देता है। तो उसको 4 घंटे 5 घंटे समय नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई जटिल पदार्थ हमने ग्रहण कर लिया, अब जैसे हमने अगर स्टार्च ले लिया, तो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल पार्ट है। अगर उसको हमने ग्रहण कर लिया तो उसको ग्लूकोज में परिवर्तित होने में काफी समय लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट जो है जब तक टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक उसका अवशोषण नहीं होगा। जो वसा है, वसा वसा जो है वो फैटिक एसिड या फिर ग्लिसरीन में जो है अंतिम रूप से कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसका अवशोषण हो जाता है। जो विटामिन है, विटामिन और खनिज लवण तो फिर उसी रूप में अवशोषित हो जाते हैं। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, इस चीज में एमिनो अम्ल में कन्वर्ट होता है। अच्छा, एमिनो अम्ल को मिलाकर के बनेगा प्रोटीन और प्रोटीन को तोड़ करके सरल अवस्था जो होगी उसकी वह होगी एमिनो एसिड। ओके, अब देखिए जो लास्ट है वो है न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग इसी को अब समझेंगे।
यहाँ तक जो मैंने बात बताई वो समझ में आया कुछ? यस सर। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे शरीर में जो 8 प्रकार के तंत्र हैं, उन 8 तंत्र में से एक सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, अच्छा, ये जो पाचन तंत्र है उसमें ये 5 प्रक्रिया होती है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वादिकरण और बहिष्करण। ठीक है। और इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, प्रोटीन को ग्रहण करते हैं, विटामिन को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। ठीक है ना, हम लोग जो है खनिज लवण को ग्रहण करते हैं, ये तमाम चीजें ग्रहण करते हैं। लेकिन ये सब जब पाचन की प्रक्रिया जब पूरी होती है अंतिम रूप से कहाँ पे, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी क्यों कहिए कि छोटी आंत में। तो छोटी आंत में अंतिम रूप से पाचन होता है और वहीं पर अवशोषण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण ग्लूकोज के रूप में होता है, वसा का जो फैट का जो अवशोषण है वह आपको ग्लिसरीन या फिर फैटी एसिड के रूप में होता है, प्रोटीन का अवशोषण एमिनो एसिड के रूप में होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है न्यूक्लिक अम्ल भी भोजन के रूप में जो है हम शरीर में ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, ये तमाम चीजें हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पोषक पदार्थ हैं उनकी जो प्रकृति है, ठीक है ना, उसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया। तो देखिए, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो सबसे ऊर्जा नहीं मिलता है। केवल 2 ऐसे पोषक पदार्थ हैं जिनसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, और वो कौन कौन है? तो एक है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है वसा। तो 2 ही ऐसे पोषक पदार्थ हैं जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है। ओके, अच्छा, अब इन दोनों में भी अगर तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा कार्बो नहीं, सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी वसा से। देखिए क्यों? क्योंकि वसा जो है ना, अगर 1 ग्राम वसा आप प्राप्त करते हैं, कितना? 1 ग्राम वसा अगर आप ग्रहण करते हैं तो उससे 9.2 किलो कैलोरी, कितना? 9.2 किलो कैलोरी जो है आपको ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं आप 1 ग्राम, तो उससे 4.2 किलो कैलोरी ही ऊर्जा मिलेगी। मतलब कि अगर सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी? तो वसा से। लेकिन समस्या यही है कि वसा आप ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकते। कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं, जैसे चावल, रोटी, ये सब आप खूब खा सकते हैं, लेकिन आप वसा जो है ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि शरीर में फैट बढ़ जाता है। ओके, विटामिन की बात करें और खनिज लवण की बात करें तो इनका क्या काम है? तो देखिए, शरीर में जो उपापचय की जो प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिक सिस्टम जो होती है, उसको यही दोनों नियंत्रित करते हैं, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो इसीलिए शरीर का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए विटामिन और जो खनिज लवण है उनकी मात्रा या पर्याप्त मात्रा शरीर में होनी चाहिए। अगर इनकी मात्रा में कमी होगी तो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है गड़बड़ होगा, और मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ होगा तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वह कोशिकाओं का बना हुआ है। कैसे? तो सबसे पहले जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर के बनाती है टिश्यूज, यानी उत्तक। अच्छा, उत्तक जो है वो मिलकर के बनाते हैं बॉडी ऑर्गन्स, और फिर बॉडी ऑर्गन्स मिलकर के बनाती हैं जो तमाम जो सिस्टम है हमारे शरीर के 8 सिस्टम, और इन सब को मिलकर के जो है पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। तो हमारा जो शरीर है और यह तमाम जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वह अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, उन तमाम जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या होती है? उनमें वृद्धि होती है, कोशिकाएं टूटती हैं। तो कोशिकाएं अगर टूट रही हैं तो उसका मरम्मत करने के लिए चाहिए प्रोटीन। अगर कोशिकाओं में वृद्धि करनी है तो उसके लिए जरूरी है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है आपको वृद्धि एवं मरम्मत का जो काम करना होता है वो प्रोटीन का काम होता है। उसके बाद जो आनुवांशिक पदार्थ है,
आनुवांशिक पदार्थ होता है आपको न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, इसी के थ्रू जो है एक जीव का जो गुण है वह उसके अगले पीढ़ी में जो है उसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो एक जीव से जो उसके गुण है, ठीक है ना, वह दूसरे मतलब उसके अगली पीढ़ी में जो है वो ट्रांसफर होता है इसी आनुवांशिक पदार्थ के कारण, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। ओके, आप लोग एक बात याद रखिएगा कि प्रोटीन के टूटने से एमिनो एसिड बनता है। एमिनो एसिड वो अलग चीज है, और आनुवांशिक पदार्थ हुआ न्यूक्लिक एसिड, ये अलग चीज है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। गुड। अब यहां तक क्लियर है, तो अब हम लोग अगला स्टेप में अगले स्टेप में हम लोग बात करेंगे विटामिन की। विटामिन, अब प्रश्न उठता है कि विटामिन जो है, जो एक पोषक पदार्थ है हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि यह मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो पोलैंड के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, पोलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1912 ईस्वी में, ठीक है ना, इसकी खोज की थी। और उनका क्या नाम था? तो सी फंक, ठीक है ना। वैसे फंक सीधे सीधे लिखा रहता है। तो फंक जो है वह पोलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1912 ईस्वी में जो है विटामिन की खोज की थी। और विटामिन की खोज के दौरान उन्होंने विटामिन ए की खोज की थी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है, यानी विटामिन ए के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, फिर आगे जो है खोज होता चला। तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो सी फंक ने की थी, ठीक है ना, जो कि पोलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1912 ईस्वी में इसकी खोज की थी। दूसरी बात ये है कि वो विटामिन है वह कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, अच्छा, किस आधार पर वर्गीकरण करना है आपको? तो जल में घुलनशीलता के आधार पर के, यानी घुलनशीलता के आधार पर इनके प्रकार, ठीक है। यानी जो विटामिन हैं उनको हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे। किस आधार पर? तो घुलनशीलता के आधार पर। घुलनशीलता का आधार का मतलब कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे? तो विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी जो है वह जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील कौन कौन से होंगे? तो विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई एंड के, ओके। अब देखिए, विटामिन बी जो है उसको बहुत सारे हिस्सों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। यानी बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, और इन्हीं को जो है कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी चूंकि बी जो है उसके बहुत सारे प्रकार हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सा प्रकार है विटामिन बी का? B1,
B2, B3, B3, B4। अच्छा यहाँ पर नहीं ये सर, चुका है क्या? B5। विटामिन B6, उसके बाद विटामिन B7, अच्छा विटामिन B9, B12। अच्छा विटामिन B12, ठीक है। 12। तो ये जो है आपको विटामिन का क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। तो विटामिन को जो है घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार में बांटा जा सकता है। एक प्रकार के विटामिन वो होते हैं जो कि जल में घुलनशील है, और दूसरे प्रकार के विटामिन वो होते हैं जो कि वसा में घुलनशील है, यानी फैट में घुलनशील है। ओके, अब जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। ओके, अब जो है विटामिन बी के कुछ प्रकार हैं, जैसे विटामिन B1 है, B2, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12, ठीक है। तो अच्छा इसको मतलब एक साथ जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर जो विटामिन हैं, यहाँ से दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला कि इन तमाम विटामिन जो हैं उनका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पार्ट है, ये तमाम जो विटामिन हैं उनका रासायनिक नाम क्या है, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। क्योंकि जो अल्फाबेट है उनमें सबसे पहले आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आप लोग बता सकते हैं? रेटिनॉल। बिल्कुल, रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है। अब देखिए, अगर अल्फाबेटिकली हम लोग चलें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। अच्छा, उसके बाद बारी किसकी आएगी, तो बी की। तो अब देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? ट्राइबोफ्लोविन। क्या? थायमीन। थायमीन। हाँ, अच्छा, विटामिन B1 का होगा थायमीन। अच्छा, विटामिन B2 का क्या होगा? वो आप बोले थे वही है, राइबोफ्लेविन। क्या होगा? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लोविन। ठीक है। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है क्या? दिख यस रहा है सर, सर। दिख रहा है। दिख रहा है, अच्छा। विटामिन B3 का क्या होगा? तो विटामिन B3 का होगा नियोसिन। क्या होगा? ये देखो ना। नियासिन। नियोसिन, ओके। अच्छा, विटामिन B5 का क्या होगा? पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। यानी विटामिन B5 का क्या होगा? पैंटोथेनिक अम्ल। अच्छा, विटामिन B6 का क्या होगा? तो इसका होगा पायरिडॉक्सिन। क्या होगा? विटामिन B6 का होगा पायरिडॉक्सिन। डॉक्सिन। अच्छा, विटामिन B7 का क्या होगा? बायोटीन। क्या होगा? बायोटीन। बायोटीन। अच्छा, अब जो है विटामिन B9 का क्या होगा? तो फॉलिक
एसिड। अम्ल, हाँ, या फॉलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, विटामिन B12 का क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? साइनोकोबालामिन, क्या होगा? साइनोकोबालामिन। ठीक है, ओके। तो आप लोग लिख भी रहे हैं क्या, या केवल सुन रहे नहीं हैं? सर, लिख तो नहीं रहे हैं। वाह, तो ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग भेज देंगे, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। तो विटामिन B1 को ए से शुरू करते हैं, ए से। तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, अच्छा, विटामिन B3 का नियोसिन, विटामिन B5 का पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का पाइरोक्सिन, विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन B9 का ऑलिक एसिड, और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो ये जो है आपको रासायनिक नाम हुए। ओके, अब इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं। अब देखिए, अच्छा, एक चीज मिस हो रहा है। अगर आपसे पूछे कोई, ये जो विटामिन होते हैं वो होते क्या है, दरअसल बता सकते हैं? तो देखिए, ये जो विटामिन है वह जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरी बात, ठीक है, जटिल पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब इनका जो अध्ययन है, अध्ययन जो है, इनको क्या बोलेंगे, तो विटामिनोलॉजी। जो विज्ञान विटामिन के बारे में अध्ययन करता है उसको क्या बोलेंगे, तो विटामिनोलॉजी बोलेंगे। लॉजी। अच्छा, तीसरी बात कि इसका कार्य क्या है, यानी हमारे शरीर में इसकी क्या भूमिका है, बता सकते हैं आप लोग? तो देखिए, इसकी दो भूमिका है। पहला जो हम लोगों ने बात की, उपापचय मूत्रक की, और दूसरी बात कि उत्प्रेरक करने का काम करता है। ठीक है, तो यह जो है उत्प्रेरण, उत्प्रेरकों की क्रिया का नियंत्रण। मतलब ये है कि कैटलिस्ट समझते हैं आप लोग? अनंता, आप तो समझते हो यह कैटलिस्ट? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है मुस्तरी? कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट? नहीं पता है। कैटलिस्ट होता है उत्प्रेरक। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे हो रही है, लेकिन उस अभिक्रिया की जो गति है उसको अगर तेज करना हो तो हमको उसमें कोई कैटलिस्ट डालना पड़ेगा।
जैसे मान लीजिए कि आपकी तैयारी चल रही है बीपीएससी की, ठीक है, लेकिन तैयारी बहुत धीरे धीरे चल रही है। अब उसमें गति देनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, कोई जो है मोटिवेशन वाला लेक्चर सुनाना पड़ेगा। तो जो मेरा मोटिवेशन वाला जो लेक्चर होगा वो किस रूप में काम करेगा, तो कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। मतलब आपकी तैयारी तो चल रही थी लेकिन गति धीमी थी, लेकिन उसको गति अगर देना था तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कैटलिस्ट यानी मोटिवेशन ये करना पड़ेगा। तो शरीर में जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जो अभिक्रिया चलती रहती है, तो वो अभिक्रिया जो है अपने गति से चलती है धीरे धीरे, लेकिन उसको जो है गति प्रदान करने का काम जो है वो उत्प्रेरक करते हैं। और इन उत्प्रेरकों को नियंत्रित कौन करता है, तो विटामिन का। तो विटामिन के दो काम हुए, पहला उपापचय की जो प्रक्रिया है, मेटाबॉलिक सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करना, और दूसरी बात कि जो उत्प्रेरक हैं उनको भी जो है नियंत्रित करना। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? हाँ या ना? नहीं सर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विटामिन दरअसल होते क्या है, तो विटामिन होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पूछता है क्वेश्चन। अच्छा, तो विटामिन का जो अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसका क्या नाम है, तो विटामिनोलॉजी है नाम। विटामिन विटामिन का कार्य क्या है, तो उपापचय नियंत्रण और दूसरा प्रेरकों की क्रिया का नियंत्रण करना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग जो है बात करेंगे विटामिन ए की। ओके, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम फिर से बताइए आप लोग जरा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए जो है उसका संचय कहाँ होता है, विटामिन ए कहाँ संचित होती है? लीवर में। बिल्कुल सही जवाब। यानी विटामिन ए जो है वो आपको लीवर में उसका संचय होता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए शरीर में तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो पहला रतौंधी। और दूसरा ठीक है, क्या होगा? जेरोथैल्मिया। ठीक है, रतौंधी को एक और भी नाम से जानते हैं। रतौंधी को एक और नाम से जाना जाता है, निक्टोलोपिया। ठीक है, किस नाम से? निक्टोलोपिया के नाम से। तो देखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। इसका संचय जो है यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। तीसरी बात कि इससे होने वाली बीमारी कौन सी है, तो पहली है रतौंधी जिसको निक्टोलोपिया भी बोलते हैं, और दूसरी है जेरोथैल्मिया। रतौंधी में क्या प्रॉब्लम होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है ना, इसमें रात में जो है दिखाई नहीं देता। अच्छा, जेरोथैल्मिया में क्या प्रॉब्लम होता है, तो हम सभी देखते हैं कि हमारे आंखों में, ठीक है ना, वो जैसे कि कभी भी थोड़ी चोट लगती है, चाहे कुछ भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसमें तरल पदार्थ जो है आने लगते हैं। ठीक है ना, लेकिन जेरोथैल्मिया में क्या होता है कि जो तरल पदार्थ हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं। ठीक है ना, वो तरल पदार्थ जो है, चाहे जो आंखों में जो पानी होता है वो बिल्कुल सूख जाता है। ठीक है ना, तो जेरोथैल्मिया की यही समस्या है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो जेरोथैल्मिया जो है वो बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन
ए की कमी से। रतौंधी जो है किस बीमारी की किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। अच्छा, रतौंधी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? तो निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया। अच्छा, विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? तो यकृत में, और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अच्छा, एक और चीज, विटामिन ए से जो है ना हमारे शरीर में प्रतिरक्षी पदार्थ भी उत्पन्न होता है, प्रतिरक्षी पदार्थ। अच्छा, जब प्रतिरक्षी पदार्थ हमारे शरीर में होगा, प्रतिरक्षी पदार्थ जब हमारे शरीर में होगा तो फिर हमारे शरीर को क्या होगा? दीदी है। हाँ, संक्रमण से बचाएगा। यानी जो प्रतिरक्षी पदार्थ विटामिन ए के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, क्या करता है? वो संक्रमण से हमको बचाता है, ठीक है ना? तो विटामिन ए की तो है काफी खासियतें हैं, ठीक है। अच्छा, हम सभी जानते हैं, आपने एक गोल्डन राइस का नाम सुना होगा, नाम सुने हैं गोल्डन राइस का? तो गोल्डन राइस जो है ना में क्या होता है कि देखिए राइस है तो राइस में तो आपको कार्बोहाइड्रेट पाया ही जाएगा, लेकिन ये जो है चावल के एक नई प्रजाति है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसमें विटामिन ए भी मिलाया गया है, विटामिन ए। अच्छा, वो भारत जैसे देशों में बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी से बड़े पैमाने पर रतौंधी की समस्या है यहाँ पे, ठीक है ना? और हम सभी जानते हैं कि चावल जो है बहुत ज्यादा खाया जाने वाला भोज्य पदार्थ है, अनाज है। तो इसीलिए क्या किया गया कि चावल में ही विटामिन ए को सम्मिलित कर दिया गया, एक ऐसी चावल की प्रजाति बनाई गई जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो हो ही, साथ में विटामिन ए भी शामिल हो, ठीक है ना? ताकि जो लोग हैं यहाँ पे उनको विटामिन ए चावल के साथ ही मिल जाए, क्योंकि तो चावल जो है बहुत ज्यादा खाया जाने वाला भोज्य पदार्थ है। तो कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही, साथ में विटामिन ए भी मिल जाएगा, ताकि रतौंधी या फिर जेरोथेल्मिया की समस्या नहीं हो, ठीक है। फिर अब आगे बढ़े हम लोग, तो जो विटामिन ए है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है विटामिन ए का गाजर, ठीक है, और मछली का जो लीवर होता है, मछली का जो यकृत होता है, ठीक है ना, उसमें भी आपको विटामिन ए प्राप्त होता है, ठीक है ना, या फिर मछली का हाँ ठीक है, मछली का लीवर में जो है आपको विटामिन ए पाया जाता है। तो इतना सारा नॉलेज जो है आपको विटामिन ए के बारे में रखना पड़ेगा। अब हम लोग विटामिन बी के बारे में बात करें। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, एक काम करते हैं, विटामिन बी के बारे में, सारे विटामिन बी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हम लोग सीधे चलते हैं विटामिन सी के। विटामिन सी, अच्छा, विटामिन सी को हम लोग, उसका रासायनिक नाम क्या है बता सकते हैं? साइट्रिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड। देखिए, जो साइट्रिक एसिड है ना वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, उसमें आपको साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम होता है आपको एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अच्छा, यदि इसकी कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? यदि विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी शरीर में? स्कर्वी। ठीक है, हाँ, स्कर्वी रोग हो जाता है। अच्छा, विटामिन सी जो है कहाँ पाया जाएगा, इसका स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत होगा
आपको आंवला या फिर नींबू, मतलब कि जो भी खट्टे पदार्थ होंगे, ठीक है ना, जो भी खट्टे पदार्थ होंगे, यानी खट्टे पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो जो भी खट्टे फल है, खट्टे पदार्थ हैं, उसमें मतलब वो खट्टे पदार्थ साइट्रिक एसिड कहलाते हैं, और उनको जो है, उनमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। और मुख्य स्रोत जो इसका आंवला है या नींबू है, तो मुख्य रूप से आंवला ही होगा, ठीक है ना, नींबू में ही पाया जाता है। ओके, अब इसकी अन्य विशेषताएं क्या है विटामिन सी का, तो देखिए विटामिन सी जो है ना, वह हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है, ठीक है ना, इसका हमारे शरीर में संचय नहीं हो पाता है, ठीक है ना, यानी इसको हम लोग ग्रहण करते हैं ना, तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए यह मूत्र के साथ जो है हमारे शरीर से बाहर चला जाता है, ठीक है ना। तो जब भी मतलब अगर किसी का अगर यूरिन टेस्ट किया जाए, तो उसमें सबसे ज्यादा जो अगर कोई विटामिन पाया जाएगा, तो वो जो है विटामिन सी है, क्योंकि विटामिन सी हम जो भी ग्रहण करते हैं वो शरीर में संचित तो होता नहीं है, वो सीधे जो है हमारे शरीर से मूत्र के द्वारा वो बाहर चला जाता है। दूसरी बात, विटामिन सी की खासियत ये है कि यदि आप भोजन में विटामिन सी को गर्म करते हैं, जैसे भोजन बनाने के दौरान अगर विटामिन सी अगर डालते हैं, ठीक है, तो उसको जो है क्या होगा कि खत्म हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। तो कभी भी तैयार भोजन में जो है आपको यूज करना चाहिए विटामिन सी का। जैसे अगर आप नींबू वाली चाय पीते हैं, तो पहले आप चाय बना लीजिए और उसके बाद उसमें नींबू डालिए। यदि आपने चाय बनाने के दौरान, यानी चूल्हे पर आप चाय चलाए हुए हैं, उसी में अगर आपने नींबू डाला, तो क्या होगा कि जो भी विटामिन सी है उसमें वह उड़ जाएगा, तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा विटामिन सी, ठीक है ना। उसी तरीके से जो कच्चा आंवला जो है खाना चाहिए, कच्चा नींबू खाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो विटामिन सी में पहला कि इसका शरीर में संचय नहीं होता है, दूसरा कि समाप्त हो जाएगा विटामिन सी, तो इसीलिए इसको कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, और कच्चा ही इसका सेवन करना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि विटामिन सी के शरीर में अगर आपकी कमी है, तो क्या होगा कि जो मसूड़े हैं, ठीक है ना, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा, यानी डायरिया की समस्या जो है वो विटामिन सी की कमी से तो मसूड़ों में खून आने की समस्या जो है आपको विटामिन सी के कमी के कारण हो सकता है, तो इसीलिए हमेशा शरीर में विटामिन सी की मात्रा को जो है बना के रखना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि ये शरीर में संचित होता नहीं है, ये जो है जल्दी ही शरीर से निकल जाता है, तो इसीलिए हमेशा आपको साइट्रिक एसिड का जो है सेवन करते रहना, विटामिन सी का सेवन करते रहना, ठीक है। अब जो है यदि आपको घाव हो गया, मान लीजिए आपके शरीर में अगर घाव है, ठीक है, तो उसमें घाव भरने के लिए, ठीक है ना, घाव को ठीक होने के लिए चलिए आपको क्या, तो आपको विटामिन सी, यानी किसी व्यक्ति को अगर घाव हो जाता है, तो उस घाव को ठीक करने के लिए, यानी जल्द से जल्द ठीक करने के लिए विटामिन सी का सेवन करना जरूरी है, यानी विटामिन सी की मात्रा अगर शरीर में है, तो घाव जो है जल्दी ठीक हो सकता है। ओके, तो के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसके कमी से हमारे शरीर में एस्कॉर्बी रोग होता है, ठीक है ना। अच्छा,
इसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आंवला, नींबू जैसे खट्टे फल या खट्टे पदार्थ। अच्छा, उन खट्टे पदार्थों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी कमी से मसूड़ों में खून आने लगते हैं, पायरिया की समस्या हो सकती है। अच्छा, विटामिन के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो इनका जो है शरीर में संचय नहीं होता है, ये जो है तुरंत मूत्र मार्ग से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो जब भी हम जो यूरिन टेस्ट करवाएंगे अगर, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है आपको विटामिन सी ही पाया जाएगा, तो शरीर में संचित करता नहीं है। अगर इनको गर्म किया जाए तो वो जो है जल्दी उड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं विटामिन सी। अगर किसी व्यक्ति को अगर घाव है तो उससे उभरने के लिए आपको विटामिन सी की मात्रा जो है या विटामिन सी जो है काफी हेल्पफुल होता है। ओके, तो अब इसको दिखाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी को का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सिफेरॉल, यानी विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सिफेरॉल। ओके, अब प्रश्न उठता है कि विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो देखिए, एक हो सकता है रिकेट्स और दूसरा हो सकता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या होगा? ऑस्टियो ऑस्टियोमलेशिया। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होगी। अच्छा, रिकेट्स किन में? तो बच्चों में, यानी बच्चों में जो है रिकेट्स हो जाएगा। और ऑस्टियोमलेशिया किन में होगा? तो जो वयस्क हैं, वयस्कों में कौन सी बीमारी होगी? तो ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा, बच्चों में कौन सी बीमारी होगी? तो रिकेट्स। ठीक है, किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से। ठीक है। अच्छा, विटामिन डी को कैसे प्राप्त किया जाए? तो सूर्य की रोशनी में। अब प्रश्न उठता है कि सूर्य की रोशनी में हम लोग बैठेंगे तो विटामिन डी मिलेगा क्या? क्या जानते हैं आप लोग इसके बारे में, बता सकते हैं कुछ? सुबह के धूप में सर ज्यादा विटामिन डी मिलता है, लेकिन फिर हम लोग जैसे नहा लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है। अच्छा, क्या बात है। देखिए, हमारे शरीर के त्वचा में, हमारे शरीर में जो शरीर की जो त्वचा है उसमें होता है ऑर्गो एस्टिडोल। ठीक है, क्या होता है? ऑर्गो एस्टिडोल। ठीक है ना। अच्छा, ये ऑर्गो एस्टिडोल जो है उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है कि विटामिन डी जो है वह जनरेट होता है। ठीक है, विटामिन डी जो है वो क्या होता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे शरीर की त्वचा में पहले से ये ऑर्गो एस्टिडोल विद्यमान होता है। जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर के त्वचा पर जब पड़ती हैं तो यही ऑर्गो एस्टिडोल जो है वह विटामिन डी में कन्वर्ट होने लगता है। आप समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि सूर्य के तरफ, सूर्य के यहाँ से जो है विटामिन डी चलता है, वहां से हम लोग धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी हमारे शरीर में घुस जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। सूर्य की किरणें जो है हमारे शरीर की त्वचा में जो अर्गो एस्टिडोल है उसको एक्टिव कर देता है, और अर्गो एस्टिडोल ही जो है विटामिन डी के रूप में कन्वर्ट होने लगता आवाज कट कट के आ रही है सर। है। आवाज कट के आ रही है।
ठीक है, तो और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, ये जो विटामिन डी जो है ना, वह कैल्शियम एवं फास्फोरस, कैल्शियम एवं फास्फोरस के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, यानी जो ये विटामिन डी है वह हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के संश्लेषण में सहायक होता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं हो तो हम लाख दूध पिए, लेकिन हमारे शरीर को कैल्शियम नहीं प्राप्त होता। ठीक है, तो हमको कैल्शियम अगर प्राप्त करना है, फास्फोरस अगर शरीर में प्राप्त करना है, तो हम चाहे इनके प्राप्ति के जो भी स्रोत हैं, जो भी भोज्य पदार्थ हैं, उनको हम जरूर सेवन करें, लेकिन साथ ही हमारे शरीर में विटामिन डी भी रहना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का संश्लेषण ही नहीं हो पाएगा। और संश्लेषण जब नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा? संश्लेषण नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो हड्डी से संबंधित बीमारियां होंगी, हड्डी से संबंधित बीमारियां होंगी। क्यों? क्योंकि हड्डियां जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से ही तो मिलकर होता है। रूबी, आप जो है अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ, तो ये जो रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया नामक जो बीमारी होती है वो हड्डियों से ही होती है। अच्छा, हड्डियों का निर्माण होता है आपको कैल्शियम और फास्फोरस से। अच्छा, अगर विटामिन डी की कमी है आपके शरीर में, तो चाहे आप कितना भी विटामिन सी का जो सोर्स, सॉरी, कैल्शियम का जो सोर्स है, चाहे फास्फोरस का जो सोर्स है, जो भी भोज्य पदार्थ, उसको सेवन आप करते रहिए, संश्लेषण होगा नहीं। विटामिन डी के कमी के कारण हड्डी से संबंधित समस्या बनी रहेगी आपकी। ठीक है, तो इसीलिए आपको कैल्शियम और फास्फोरस का संश्लेषण शरीर में हो, इसलिए विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी अगर मिलेगा, इसका संश्लेषण होगा, ये तमाम तरह की बीमारियां आपके शरीर में नहीं आएंगी। ठीक है ना? अच्छा, सूर्य से जो किरणें आती हैं वो विटामिन डी लेके आती नहीं है, बल्कि आपके शरीर की जो त्वचा में अर्गोस्टिरोल है, इसी को एक्टिव कर देती हैं। इसी से जो है विटामिन डी का जो है आपको कन्वर्सन होता है। ठीक है ना? और फिर आपके शरीर में विटामिन डी संचित हो जाता है। ये चीजें हैं। तो अच्छा, एक चीज आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, और ये प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे एकमात्र विटामिन कौन सा है जो हार्मोन के रूप में भी काम करता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये विटामिन डी ही है जो कि स्टेरॉयड हार्मोन भी है। ऐसा हार्मोन है तो स्टेरॉयड हार्मोन है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है, एकमात्र विटामिन है जो कि विटामिन होने के साथ साथ हार्मोन भी है? तो विटामिन डी। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है तो किस तरह का हार्मोन है ये? तो स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, इसी स्टेरॉयड के कारण ही जो है विटामिन डी जो है वह कैल्शियम और फास्फोरस का संश्लेषण करती है, इसी स्टेरॉयड होने के कारण। ठीक है ना? और विटामिन डी जो है हार्मोन भी है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये विटामिन डी जो है ना, इसका विटामिन डी 2 और विटामिन डी 3 भी होता है। ठीक है ना? डी 2 भी होगा और डी 3 भी होता है। अच्छा, पीपीएससी में सर डी 2 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, हम लोग जो है डी 1 क्या मतलब केवल डी रट के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। तो देखिए, डी 2 जो है उसका नाम है आर्गो कैल्सीफेरॉल। आर्गो कैल्सीफेरॉल। अच्छा, विटामिन डी 3 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा फोलेट। इसका नाम होगा
कोलेकैल्सिफेरॉल। अच्छा, विटामिन D2 का क्या नाम होगा? तो अर्गोकैल्सिफेरॉल। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो डी जो है वो तो कैल्सिफेरॉल है ही, लेकिन D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल और D3 जो है वो कोलेकैल्सिफेरॉल है। तो इन सब चीजों को, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, एक और चीज, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन। क्यों? क्योंकि सनशाइन में ही जो है ये एक्टिव होता है, ठीक है ना, अर्गोएस्ट्रियोल से जो है कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो इस बात को भी आप लोग को याद में रखना है। अच्छा, शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई विटामिन बनता है तो कौन सा है? तो शरीर में सबसे ज्यादा बनने वाला विटामिन जो है विटामिन डी है, ठीक है ना। क्यों? इसके लिए क्या करना है? कुछ विशेष नहीं करना होता है, बस आपको सूर्य की रोशनी में बैठना है, बस अर्गोएस्ट्रियोल जो है लगातार विटामिन डी में कन्वर्ट होता रहेगा। तो यही रीजन है कि विटामिन डी जो है वो शरीर में सबसे ज्यादा बनता है, सबसे ज्यादा बनने वाला विटामिन है। तो बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, जो भी मैंने बताया इसके बारे में याद रहेगा, या फिर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई प्रश्न है मन में? मुस्तरी? नहीं सर। गुड। तो ये रही बात आज विटामिन डी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विटामिन। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ओके, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल, ठीक है। टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि विटामिन ई की कमी अगर हो जाए तो क्या होगा। तो विटामिन ई की कमी होने पर हो जाता है बंध्यता। बंध्यता कहिए या फिर इसको बांझपन भी कह सकते हैं। अच्छा, बांझपन या बंध्यता किनको हो सकता है? तो महिला को। क्या बांझपन या बंध्यता किनको होगी? महिला को होगी, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि देखिए, बच्चा होने के लिए जो है पुरुष में पर्याप्त मात्रा में स्पर्म होना चाहिए और महिलाओं में जो है ओवम या फिर उसमें जो है एग्स होने चाहिए, ओवम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर विटामिन ई की कमी है तो इससे क्या होगा कि महिला की जो जनन क्षमता है, ठीक है ना, उसमें कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एग्स जो होंगी उनका निर्माण नहीं हो पाएगा, और एग्स का निर्माण अगर नहीं होगा तो महिला जो है बच्चे का जन्म नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए विटामिन ए का पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए ताकि एग्स का फॉर्मेशन हो, और एग्स का जब फॉर्मेशन होगा तभी कोई महिला जो है बच्चे को जन्म दे पाएगी, ठीक है ना, नहीं तो वह बांझपन का शिकार हो सकती है। अच्छा, अगर ये कमी पुरुषों में अगर हो जाए तो क्या होगा? तो पुरुष में अगर हो जाएगा तो पुरुष भी जो है नपुंसकता का शिकार हो जाएगा, ठीक है ना, नपुंसकता, ठीक है ना। तो नपुंसक क्यों होगा पुरुष? क्योंकि उसके शरीर में जो है स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। ओके,
तो हम सभी जानते हैं कि महिला का जो ये होता है एक्स होता है, पुरुष का स्पर्म होता है। अच्छा, फिर दोनों जो है फैलोपियन ट्यूब में ये होते हैं, ठीक है ना, अभिक्रिया होती है, फिर जो है आपको उससे जो है बच्चे का जन्म होगा। तो पुरुष में जो है विटामिन ई की कमी से नपुंसकता की समस्या आ सकती है, और महिला में बंध्यता या बांझपन की। अगर दोनों को मिला के कहें तो जनन क्षमता में जो है कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। ओके, अब प्रश्न उठता है कि इसका स्रोत क्या है, यानी विटामिन ए की अगर मात्रा को बढ़ानी है, किसी व्यक्ति को नपुंसकता या फिर बांझपन से बचना है, तो क्या करना होगा? तो आपको अंकुरित अनाज खाना पड़ेगा। और अंकुरित अनाज में क्या क्या हो सकता है? तो आप जो है अंकुरित चना खाइए, अंकुरित मूंग लीजिए, ठीक है ना, अंकुरित गेहूं का भी सेवन कर सकते हैं। अच्छा, अंकुरित गेहूं का जो तेल है, अंकुरित गेहूं का जो तेल है, ठीक है ना, वह विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है, ठीक है ना। विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स है अंकुरित गेहूं का तेल। और वैसे अंकुरित अनाज अगर खाते हैं आप, ठीक है ना, तो विटामिन ए का ठीक ठाक सोर्स है। इससे आपके जनन क्षमता में जो है वृद्धि होगी, अगर समस्या है तो, ठीक है ना। तो विटामिन ई के बारे में, अच्छा एक और बात कि विटामिन ई की एक विशेषता ये है कि यह स्वतः तैयार हो जाता है, यानी बॉडी जो है ना इसको खुद से जो है तैयार कर लेता है। स्वतः तैयार होने वाला हार्मोन, सॉरी हार्मोन नहीं, विटामिन। तो स्वतः तैयार होने वाला जो है विटामिन होगा, ठीक है। ओके, फिर आगे ये जो विटामिन ई है हमारे शरीर में लगातार बहुत सारे ऐसे मतलब नुकसान पहुंचाने वाले रसायन बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो नुकसान पहुंचाने वाले रसायन को नष्ट करता है, ठीक है ना। मतलब कि विटामिन ए जो है, सॉरी विटामिन ई जो है वह हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रसायन, बहुत सारे ऐसे केमिकल बनते रहते हैं जो कि हमारे शरीर को नष्ट, सॉरी शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन सारे जो नुकसान पहुंचाने वाले जो रसायन है उनको जो विटामिन ई क्या करता है कि उनको नष्ट कर देता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, विटामिन ई को ही जो है सौंदर्य सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं विटामिन ई को, क्योंकि हमारे शरीर में जो सौंदर्य है उसको बढ़ाने का जो है ये काम करता है विटामिन ई। तो इसीलिए विटामिन ई का जो है सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक विशेषता ये है कि यह स्वतः भी तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी कमी जो है जनन क्षमता में कमी ला सकता है। और साथ ही एक बात ये करें कि हाँ, जनन क्षमता में जो है इससे कमी आएगी, तो कभी भी विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। बस हो गया। अब जो लास्ट होगा और विटामिन के हम लोग देख करके आज रहने देंगे, फिर कल जो है हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। विटामिन के को रासायनिक नाम क्या होता है? मम्मी सर अब रहने दीजिए ना। कितने रहेंगे?
अभी तो समझ ना हुआ है, बस विटामिन के पढ़ा करके बंद कर देते हैं। तो फाइलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है विटामिन के का, ठीक है ना। ओके, अब इसमें जो है इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में कहीं कट जाता है तो होता क्या है कि थोड़ा रक्त बहने के बाद जो है वो रक्त बाहर आकर के वो जम जाता है, और जम जाता है तो फिर रक्त बहने की प्रक्रिया रुक जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि विटामिन के की कमी अगर है आपके शरीर में तो रक्त बहना जो है रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रक्त का थक्का जो है नहीं जमेगा और रक्त बहता चला जाएगा, ठीक है ना, जिससे जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है शरीर से बहुत ज्यादा रक्त बहने के कारण। अच्छा, दूसरी बात, यदि विटामिन के की मात्रा अगर कमी हो जाए तो रक्त थक्का नहीं बनेगा, और अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो शरीर में एक होता है आपको हिपैरिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि शरीर के अंदर थक्का बनने से रोकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हिपैरिन की संख्या मात्रा कम हो जाए और विटामिन के की मात्रा अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, तो शरीर में जो है थक्का बनना शुरू हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो बस यही चीजें हैं। विटामिन के का जो है रासायनिक नाम थाइलोक्विनोन है, और इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। और अगर रक्त का थक्का अगर शरीर में बनने लगे हिपैरिन की कमी होने के कारण तो ब्रेन हेमरेज की समस्या भी हो सकती है। तो बस आज इतना ही। कल हम लोग जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, यानी विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 के बारे में जो है कल हम लोग पढ़ेंगे, और इस तरीके से विटामिन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। फिर हम लोग कल कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए रहने देते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे 8 बजे, और आप लोग 8 बजे जो है ये लाइव हो जाइएगा। ओके, गुड नाइट।